2024 में जनरल इलेक्शंस होंगे। 2 साल से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी सेंटर में है। आरएसएस के संघी लोग ये भी बोलते हैं कि अभी तो मोदी आया फिर योगी भी आएगा। एक 2024 के बाद से आप इनका पावर बढ़ता हुआ देखेंगे और प्रोमिनेंट होते हुए देखेंगे। हो सकता है कि सेंट्रल के अंदर जाएं, तो नॉट मोदी, योगी के साथ होगा। योगी जी के साथ 2025 ऑनवर्ड्स द प्रॉब्लम विल स्टार्ट फॉर हिम, डाउनफॉल्स विल स्टार्ट फॉर हिम, देयर विल बी बैड नेम्स टू गवर्नमेंट। और उनकी दशाज नोटेड है कि शुक्र में जब भी बृहस्पति आया, हाँ, शुक्र में जब भी राहु आया, शुक्र में जब भी केतु आया, हाँ, आपको मुंबई अटैक्स हुए, आपका 1999 का अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अटैक हुआ। ये सारे के सारे जो अटैक्स हैं क्योंकि लिब्रा के अंदर है जुपिटर भारत के। बोलता हूँ आप रुक जाओ, आप जरा मार्स महादशा आने दो, इस देश की भी और इस देश के प्रधानमंत्री की भी। अच्छा लगता है। आई ऑल्सो लाइक माई हैंड्स विद दीज रिंग्स। मैं देखता हूँ मेरे हम उम्र साथियों में सबके हाथों पे वो होती हैं जो वेडिंग रिंग्स, गॉथ वाली रिंग्स होती हैं, चिल करने वाली। मेरे पे ही होती है। पहले बहुत दिक्कत होती थी, but it looks like traditional, you know. अच्छा लगता है। आई रियली एंजॉय इट। और ट्रेडिशन से ही हम शुरू कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं फॉर्मली बात कह देता हूँ जो मैंने समय से नहीं कही थी। आप लास्ट टाइम पॉडकास्ट पे आए थे, तो मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त ने आपका काम इंट्रोड्यूस कराया था, देन आपकी टीम ने रीच आउट करा, आप फरीदाबाद आए, आपने पॉडकास्ट करा मेरे साथ, हमने 1.5-2 घंटे बात करी और वो पॉडकास्ट इस तरह से दुनिया के अंदर चला गया। आई हैड नो आइडिया। उस पर इट्स गॉट लाइक 7,11,000 व्यूज, समथिंग लाइक 8 लाख प्लस व्यूज। इट वॉज इनसेन। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आप बताओ, आपका भी चैनल है, यू ऑल्सो लाइक खुद भी आप अपनी लाइव स्ट्रीम्स करते हो, या तो हमने कोई बातें ऐसे करी हैं। व्हाट वाज द रिस्पांस लाइक फॉर यू? तो एक जो फीडबैक स्टार्टिंग से अब तक मेरे को मिला ना चैनल स्टार्ट करने का, अब तो बहुत इम्प्रूव हुआ है। जब चैनल चालू किया था तो लैपटॉप वाला कैमरा था। इफ़ यू गो टू दैट फर्स्ट वीडियो, लैपटॉप के अंदर जो कैमरा होता है वो कैमरा था और बहुत सिंपल सा एक माइक था। माइक भी नहीं था, वो एक जिसको बोलते ना कि वो देसी जुगाड़ टाइप का था, उस टाइप का था। और इमरजेंसी लाइट्स की लाइटनिंग थी। वहाँ से चैनल चालू किया था बिकॉज अब माई फोकस वॉज ऑन कंटेंट, कि कंटेंट क्या देना है, टेक्निकली कितना करेक्ट है। तो स्टार्टिंग से कंप्लेंट थी कि सर आप जो बोलते हैं ना समझ में नहीं आ रहा। और मोस्टली जो टारगेट ऑडियंस बोल लीजिए या फिर जो लोग आ रहे थे वो ऑलरेडी ज्योतिष थे, और अभी भी हमारे पास मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स ही आते हैं, सीख रहे होते हैं, आधे उसमें होते हैं। उनको कोई तो चाहिए ना जो कंटेंट ला के दे रहा होगा, बता रहा होगा। सो कभी भी मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, और मेरे को पता है वो इंटरव्यू देने के बाद मैंने बहुत सारे जो क्लोज लोग थे जिनके एक फ्रेंड के घर में मैं गया, तो उन्होंने पूछा कैसा इंटरव्यू, मैंने कहा बकवास था, मेरे को मज़ा नहीं आया। एंड सेड सर आपको मज़ा नहीं आएगा, रीज़न बिंग इज आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होंगे। मेरे को ना डेप्थ चाहिए होती है कंटेंट में। जो वो इंटरव्यू हमने करा ना वो बहुत अच्छा इसलिए गया क्योंकि उसमें ना आपने उसको हैवी नहीं होने दिया। वो एक नॉर्मल इंसान जो सुनना चाहता था, एक जो जेन्युइन इंसान सुनना चाहता था, जिसको ज्योतिष का नॉलेज नहीं है, वो उसके लिए कंटेंट था, उसके लिए परफेक्ट बना, समझ में आया। तो उसके लिए वो कंटेंट, इसलिए वो इसके अंदर व्यूज़ आए। अगर वो कंटेंट हैवी हो जाता, लाइक इफ़ आई वुड हैव गॉन, मेरा जो पूरा जो कोशिश था कि उसको कितना रिड्यूस किया जा सकता है, कितना टेक्निकली ख़त्म किया जा सकता है। इफ़ आई वुड हैव गॉन कि अश्विनी तारा का योग तारा, अश्विनी नक्षत्र का योग तारा ये है, उसका सरफेस एरिया ऐसा है, उसका टेम्परेचर ये है और उसका वजह से रिजल्ट ये है, तो शायद ना लोगों का इंटरेस्ट लूज हो जाता। मैथमेटिक्स अगर मैं पढ़ाने लग जाऊँ ज्योतिष का, लाइक अभी मैं इंटरव्यूज़ कर रहा था ज्योतिष के, तो बहुत सारे जो रिज्यूम्स आते हैं ना, मैं उनसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो मेरे को लगता है कि जब मैं डेप्थ में लेकर जाता हूँ, देन दे गो कि अच्छा ये नहीं पढ़ा, सर कि ये इंपॉर्टेंट है ना, ये पढ़ के आना चाहिए था। ये दिग्बल सिर्फ नाम के लिए नहीं है। पहली चीज़ है चीज़ को जानना है, दूसरी चीज़ है कि वो क्या काम करता है, तीसरी चीज़ उसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, फिर उसका रियलाइजेशन कैसे होता है, उसको बदलना कैसे। अलग अलग लेवल्स हैं। आप लेवल 1 पे, लेवल 2 पे हो, लेवल 3 और 4 पे लेके जाना है। तो जब आप ये करने लग जाओगे ना, अगर मैं ये यूट्यूब पे करूँगा ना, मैथमेटिक्स पढ़ा दूँगा, मेरे सबसे अच्छे वीडियोज़ में, सबसे टेक्निकल वीडियोज़ में सबसे कम व्यूज़ आते हैं। ऑफ कोर्स यू आर ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर, कि जैसे बोलते हैं ना कमेडियन से सीखने जाते हैं। इट्स नॉट ऑल ऑफ योर कंटेंट इज जनरली मेंट कि सारे मासेस सीखें कि मैंने सुना है मेरा शनि अष्टम घर में है, इसका ये प्रभाव होता है, आइए जानते हैं इनके इस वीडियो के अंदर क्या लिखा हुआ है, हाँ जी, क्या दिखा रखा है।
अब करंटली जो एक हॉट टॉपिक चल रहा है इलेक्शंस का देश के अंदर, हाँ जी, कि 2024 में जनरल इलेक्शंस होंगे। अभी 2 साल से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी सेंटर में है। अब राहुल गांधी की अपनी अलग छवि बन रही है यूट्यूब के माध्यम से, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने आप को उन्होंने रिफॉर्म करा है। अब ये तो बोल सकते हैं कि कोई उनको उनके जो डेरिवेटरी नाम से बोलता है वो नहीं बोल सकता, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज फॉर हिम एज वेल, राइट? बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ बहुत सारे भाजपा के अंदर आरएसएस के संघी लोग ये भी बोलते हैं कि अभी तो मोदी आया फिर योगी भी आएगा। एक तरह की वो बन रही है कि इसके बाद एक ये कंटिन्यूएशन चलता रहेगा पार्टी। बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम अ स्ट्रिक्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के चार्ट के स्टैंड पॉइंट से ये तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं मोदी आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी आएंगे? एस्ट्रोलॉजी के स्टैंड पॉइंट से आएंगे तो उसके क्या प्रभाव होंगे और क्या उसका कॉन्टेक्स्ट है? हम स्टार्टिंग से चालू करते हैं। बिल्कुल। आप भूल जाओ कि आपका पर्सनल फेवरिज्म किस में है, क्योंकि जब तक पर्सनल फेवरिज्म रहता है ना किसी पार्टी में, किसी भी उसमें, तब तक आप डिक्टेट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते रिजल्ट क्या आना है, क्योंकि आपको बहुत बायस्ड है। हम स्टार्टिंग में चालू करते हैं। 1947 इंडिया आज़ाद हुआ। भारत की दशा थी सैटर्न की। सैटर्न था अश्लेषा नक्षत्र में, भारत का शनि अश्लेषा नक्षत्र में। अब इस देश को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अश्लेषा के पॉइजन को हैंडल कर सके। तो आपको लग रहा होगा कि लोग चुन रहे हैं, क्योंकि भारत की जो प्रतिनिधि आ रहे हैं उनको भी तो वो एनर्जी, देश भी तो चुनना चाहिए ना उसको वापस। तो कौन बनाएगा प्रधानमंत्री? जिसका अश्लेषा प्रोमिनेंट होगा और जो उसके आसपास की दशा रन कर रहा होगा। तो आपको प्रधानमंत्री मिलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका चंद्रमा अश्लेषा में है, वो दशा भी अश्लेषा की रन कर रहे हैं और वो देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। कब तक रहते हैं? जब तक शनि की दशा रहती है भारत पे। ठीक है। अब इसके अंदर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। अब जब भी कोई दशा बदलती है ना विनम्र, तो उसको बोलते हैं दशा संधि। मतलब एक एनर्जी बदल रही है और दूसरी एनर्जी ने आना है। अब दो एनर्जीज का मिक्स जहां पर होता है वहां पे ट्रबुलेंस आता है। आप देखते हो ना कि आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहे हो ज़ोडियाक, जैसे गंडांता पॉइंट में भी होता है। एग्जैक्टली। हाँ, है ना। तो आप दशा बदल रहे हो और दशा बदलने के से टर्बुलेंस आ रहा है। तो देश में भी टर्बुलेंस आया। क्या हुआ उनके बाद कि प्रधानमंत्री चुनना है, किसको बनाए? तो उस टाइम पे एक डाउनफॉल आ गया। उस टाइम पे दो प्रधानमंत्री आए, गुलजारी लाल नंदा जी कुछ टाइम के लिए, और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी 2 साल के लिए। अब फिर से ट्रबल है। 1964 से 66 शायद लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो ट्रांजिशन पीरियड के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आई है। लाल बहादुर शास्त्री बात कर रहे हैं किसकी, कि हमें किस तरीके से पैसा बचाना है। आप देखो भाषा ब देखो, जय जवान जय किसान, वो कृषि की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है। हस्त किसका रिप्रेजेंट करता है? रिसोर्सेज को। चंद्रमा के तीनों नक्षत्र ना रिसोर्सेज के ऊपर हैं। सारी लड़ाई रिसोर्सेज की है। चाहे वो श्रावणा हो, श्रावणा के अंदर राजा बलि हवन कर रहे थे। हस्त के अंदर माँ इति हैं जो कि बात कर रही हैं कि किस तरीके से आप रिसोर्सेज को बेटर यूज कर सकते हैं। वो भी बेटर यूज करने के बोल रहे हैं कि पूरा देश एक दिन भूखा रहेगा। कितना अच्छा इनिशिएटिव था। ठीक है। जैसे वो ट्रांजिशन पीरियड ओवर होता ना, एक आयरन लेडी आती है। मरकरी की महादशा है भारत की। ठीक है। और मरकरी भारत का पुष्य नक्षत्र में है। अब कोई बंदा ऐसा चाहिए जो उसका पुष्य नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए। तो कौन आता है? इंदिरा गांधी। अब वो उसी टाइम पे उसी टाइप की दशा रन करी थी। शनि की अनुराधा नक्षत्र की दशा थी और वो उस टाइम पे देश की प्रधानमंत्री बनती है 10 साल के लिए, 66 to 77। अब भारत की मरकरी की महादशा ट्रांजिशन फेज में फिर से आने लग गई है। तो अब उथल पुथल होना बाकी है। उसके बाद क्या होता है कि 2 प्रधानमंत्री फिर से बदले जाते हैं, कि वहाँ पे चौधरी चरण सिंह की सरकार आती है, वहाँ पे मोरारजी देसाई की सरकार आती है, और वो उसके बाद 1980 के अंदर जैसी मरकरी की महादशा खत्म होती है, केतु चालू होता है, इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर भी ट्रांजिशन चल रहे हैं। अब चंद्रमा जो है ना, वो तीसरे घर का मालिक है। चंद्रमा ये दिखाता है कि मैं स्टेबल नहीं रह सकता, मैं इमोशनली वो करूंगा। और ये दशा के अंदर क्या आप देखो ना, पूरा देश की
दशा क्या थी, इमोशनली अटैच्ड है। फिर एक खराब दशा आती है। ये खराब दशा बहुत याद रखने वाली है विनम्र, क्योंकि यही दशा ना आपको आगे बहुत सारे इवेंट्स देने वाली है जिंदगी के अंदर। रिपीटिशन में दिखा रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ साइकिल क्या है भारत का। क्योंकि मेरे बोल देने से, नहीं बोल देने से कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी जो चार्ट है ना, उसके अंदर रिपीटिशंस होने चाहिए। मून में केतु की दशा आती है, प्रधानमंत्री असैसिनेट हो जाती है, खराब इवेंट आता है। ये दशा के अंदर जब खराब इवेंट आया है, उसके बाद उनके बेटे बनते हैं। गुलजारी लाल नंदा फिर से कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं और राजीव गांधी टेक ओवर कर लेते हैं। एक छोटा सा इंटरप्शन, मून और केतु जब साथ में आते हैं, अक्सर ऐसा कहा जाता है ना, इट्स फॉर सुसाइडल टेंडेंसीज या फिर सुसाइडल टेंडेंसीज, बॉम्ब ब्लास्ट, सर्जिकल स्ट्राइक्स। आपको पता है ना, सर्जिकल स्ट्राइक जिस दिन की गई और जिस टाइम पे ये सब चल रहा था ना, आप दशा उठा के देखिएगा, शुक्र चंद्रमा केतु, पैटर्न रिपीट हुआ है ना। आपको अगर वो पैटर्न रिपीट नहीं दिखाई दे रहा ना चार्ट में, पास्ट में नहीं दिखाई दिया, तो फ्यूचर में नहीं होगा। हमेशा पैटर्न रिपीट्स होंगे। आपको पैटर्न पकड़ना है, तो उसके लिए ना आपको लगातार एसेस करना है कि ये किस टाइम पर क्या होना है। केरला वाला इंसिडेंट हुआ, यू सॉ दैट ट्वीट, वो पैटर्न रिपीट ही तो हो रहा है। पैटर्न जैसे जैसे रिपीट होता जाएगा आपको दिखाई देगा ये पास्ट में भी पहले उसी हो चुका है। ठीक है, अब हम वहां से राजीव गांधी पे आते हैं। राजीव गांधी के भी उसी टाइम पर आए जब केतु का दशा का ट्रांजिशन चल रहा था। अब केतु का दशा खत्म हुआ, फिर से प्राइम मिनिस्टर असैसिनेट हुए, और उसके बाद फिर से एक ऐसा टाइम पीरियड आया जब बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था। केतु क्या था? शुक्र। तो पीवी नरसिम्हा राव से जस्ट पहले 2 प्रधानमंत्री होके जा चुके थे। दशा ये शुक्र की, आप देखो पीवी नरसिम्हा राव शुक्र की दशा के अंदर आए हैं। उनका शुक्र जिस नक्षत्र में है और भारत का शुक्र जिस नक्षत्र में, दोनों मैच कर रहे थे। स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट पीएम्स। ठीक है, आप क्यों कंसिडर कर रहे हो उनको बेस्ट पीएम? आई एम नॉट आस्किंग पॉलिटिकली, आई एम आस्किंग यू, कुछ तो होगा ना। जो उस टाइम पे बच्चे थे या टीन्स थे, वो लोग मेरे को आके ऐसा कहते हैं। वो लोग दे डोंट से द सेम फॉर द गांधीज, दे डोंट से द सेम फॉर नेहरू, मोरारजी देसाई, किसी के लिए नहीं कहते। नॉट इवन फॉर मनमोहन सिंह फॉर दैट मैटर, बट दे ऑलवेज से इट फॉर पीवी। अच्छा विनम्र, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, शुक्र की दशा क्या देती है? लग्जरी, संपत्ति, खुशी, सब कुछ, मतलब सब बढ़िया चीजें। जो माँ लक्ष्मी देती हैं, पैसा। हाँ, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, लक्ष्मी के बिना, प्रॉस्पेरिटी के बिना कुछ नहीं होता। राइट, प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए। प्रॉस्पेरिटी का साइन है, शुक्र का साइन है लिब्रा। ठीक है, यही तो साइन है ना शुक्र का। तो क्या हुआ, भारत में लिबरलाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया। और 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस था जब भारत का। क्या लगता है दशा क्या होगी? इकोनॉमिक क्राइसिस है ना 1991 के, जब भारत सरकार सोना बेच रही थी। हाँ। और बहुत प्रॉब्लम था भारत सरकार। मनमोहन सिंह जी उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस टाइम पे दशा थी शुक्र में शुक्र। तो शुक्र में शुक्र की दशा एक्सट्रीमली खराब गई भारत के लिए। और उस टाइम पे शुक्र ये बोल रहा है दशांश के 8वें घर में बैठ के भारत के कि बदलिए, दशांश के 8वें घर में कि बदलिए, नहीं तो मैं आपको मारूंगा। 8वें घर का यही काम है, ट्रांसफॉर्म करना। आपको बदलना पड़ेगा, अपने तौर तरीके हरकतें बदलनी चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि पीवी नरसिम्हा राव जी ने, जो आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, क्योंकि वो लिबरलाइजेशन, उन्होंने भारत के दरवाजे खोल दिए और भारत के अंदर पैसा बाहर से आने लगा। किसका पैसा आने लगा? किसी और का पैसा। शुक्र 8वें घर में दशांश के, 8वां घर किसका है? किसी और का पैसा। ठीक है, अब पीवी नरसिम्हा राव के बाद फिर से एक बार ट्रांजिशन आना चालू हुआ और फिर से एक ना ऐसी ट्रबलसम दशा आई कि 3 प्रधानमंत्री बहुत जल्दी जल्दी बदल गए। आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, 1 दिन की सरकार, 13 दिन की सरकार थी शायद, और एक और प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, मैं नाम भूल गया। ये 3 प्रधानमंत्री फिर से बदल दिए गए। और इसी दशा के अंदर जो सबसे ट्रबलसम टाइम पीरियड, जो में 3 प्रधानमंत्री आए, तीसरे वाले का आप नाम भूल पाए। तो 3 प्रधानमंत्री आए। उन 3 प्रधानमंत्रियों का जो ये टाइम पीरियड रहा शुक्र की महादशा के अंदर, शुक्र को ट्रबल कौन करता है सबसे ज्यादा? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो आते हैं ना खलबली मचाएगा? राहु। एग्जैक्टली, शुक्र में राहु की अंदर दशा। सी नाउ यू बिकम द एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि आप पैटर्न पकड़ रहे हो।
ठीक है, शुक्र में राहु का टाइम पीरियड ना 3 प्रधानमंत्री बदल गए। उस टाइम पे क्या हो रहा है, कोई कह रहा है जी मैं पैसे खरीदूंगा, कोई पैसे से एमपी खरीद रहा है और संसद में हंगामा हो रहा है, और जस्ट ऑन द एज सरकार गिर जाती है। चलिए सरकार गिर गई, कोई बात नहीं, राहु का पीरियड खत्म हुआ है। अब कोई ऐसी सरकार चाहिए जो नैतिकता पे आए। सो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाते हैं। नैतिकता माने कि प्रिंसिपलिस्टिक। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोला खड़े होके कि मैं ऐसी सरकार नहीं बनाऊंगा जो किसी को पैसे देके खरीद, मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूने से मना करता हूँ। सो वीनस जुपिटर की महादशा एंड 1998 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई। 2004 के अंदर और 14 तक स्टेबल सरकार रही, शुक्र की महादशा बिल्कुल ठीक रही। उसके बाद आ जाती है सूर्य की महादशा और आते हैं आपके प्रधानमंत्री मोदी। नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो वो आए हैं क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह बिल्कुल स्टेबल सरकार रही 10 साल, क्योंकि सरकार के अंदर कहीं पर भी सरकार के अंदर जो प्रॉब्लम आए वो आए टेररिस्ट अटैक्स की वजह से। और उनकी दशाज नोटेड है कि शुक्र में जब भी बृहस्पति आया, शुक्र में जब भी राहु आया, शुक्र में जब भी केतु आया। आपका मुंबई अटैक्स हुए, आपका 1999 का अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अटैक हुआ। ये सारे के सारे जो अटैक्स हैं, क्योंकि लिब्रा के अंदर है जुपिटर भारत के, राहु लगन में टॉरस में, तो जब भी टॉरस या लिब्रा में से बैठे हुए प्लैनेट्स की दशा आएगी तो शुक्र को इफेक्ट आ रहा था। और वो क्या होता है, वो टेररिस्ट अटैक्स के फॉर्म में आ रहा था। भारत पे जब भी अटैक होता है तो एक पर्टिकुलर पैटर्न है। शुक्र की महादशा के अंदर राहु, जुपिटर, केतु, इन्हीं दशाओं के अंदर अटैक है। अब मनमोहन सिंह जी की सरकार बन गई 10 साल। उस सरकार के अंदर बिल्कुल शांति से सरकार चली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा आया, इकोनॉमिक सेंसस अच्छा भागा, सब कुछ ठीक था। प्रॉब्लम क्या थी कि हेड ऑफ द स्टेट बोल नहीं रहा। प्रॉब्लम ये थी ना सबको, और तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। और बीच बीच में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्रॉब्लमेटिक दशा आ रही है ना, तो आप देखना कि उन्हीं दशाओं के अंदर बोले कि पीएम बदल देना चाहिए, किसी और को पीएम बनाना चाहिए। ये हर बार हो रहा है। शुक्र की महादशा एंड होती है और पीएम सब आते हैं 2014 में, नरेंद्र मोदी जी। वो क्यों आए, मतलब उनका ऐसा क्या दशा थी कि भारत की ऐसी कौन सी दशा थी? सन, वीनस इज फॉलोड बाय द सन। सूर्य की महादशा आई। आपको ऐसा हेड ऑफ द स्टेट आना चाहिए जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, स्ट्रिक्ट हो और सूर्य की महादशा का पूरा असर दे, जो दुनिया के सामने लगता है कि ये एक कन्वेंशनल लीडर है। So I'm going to open my book and this book is Sun Ketu Dasha was the Bharat running. So Sun Ketu is in Anuradha Nakshatra for India. मोदी जी उस टाइम पे चंद्रमा की महादशा रन कर रहे थे और मून इज इन अनुराधा। अब आप मेरे को बोलो पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 2 प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स हैं, भारत की दशा ये है, कौन जीतने वाला है? कैन यू पिक ए पैटर्न? तो अब क्या भारत इस दशा से बाहर जा रहा है या अभी ये दशा चलेगी? अच्छा, तो अब तक ना आपने मोदी जी का मून की महादशा देखी है और आपने देखा होगा ये पहले पीएम है जो शायद इतनी बार पब्लिकली इन्होंने क्राई करा है। मून महादशा इज एक्सट्रीमली इमोशनल महादशा। ओके, ठीक है, but he does not look like an emotional man at all. कैमरे पे तो एटलीस्ट बहुत लोगों ने देखा है। हाँ, ठीक है। मे बी क्या ये हम बोल सकते हैं, क्या ये अकेले प्रधानमंत्री जिन्होंने इतने ज्यादा बार क्राई करा है जो आप कह रहे हो? क्योंकि ही इज रनिंग ए मून महादशा। मून महादशा ना इतनी ही इमोशनल होती है। ओके। और वो उसका काम है कि वो आपको ना देखो, इसी महादशा में मदर का डेथ होना, इसी महादशा के अंदर उनके जितने भी वो रिचुअल्स कर रहे हैं, काले कपड़े पहन के गंगा में नहाना, जुपिटर सदभिषा में गया और मंदिर के पुजारियों को जूट से बने हुए 100 सैंडल देना, ये क्या चल रहा है? तो मून महादशा के अंदर उनको ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं और अभी तक लोगों ने उनको सॉफ्टर साइड देखा है। भारत की और मोदी जी की दोनों की मंगल की महादशा चालू होने वाली है। अच्छा विनम्र, मार्स तो आर्मी कमांडर है ना? हाँ, तो वो तो तुगलकी फरमान देगा। मार्स आपके अंदर का सारा एग्रेशन है, ड्राइव है। ठीक है, वो मार्स सुनता नहीं। मार्स ना
तमस है। मार्स बोलता है कि मैंने जब बोल दिया ना वो होगा, कैसे करना है तुमने देखना है। गेस करो दशा कौन सी थी भारत में जब नोटबंदी हुई? सन अंतरदशा मार्स, मून महादशा, मार्स अंतरदशा, भारत में नोटबंदी। हाँ, जो कि एक ऐसा डिसीजन माना गया था यूनानिमसली कि ये तो मन की करी हुई चीज़ है। ठीक है, अब मार्स की महादशा आ रही है अभिनम्र। पहले तो तुमने अंतरदशा में सिर्फ रिजल्ट देखा है थोड़ा सा, हाँ, कि उसका ट्रेलर था वो ठीक है, हाँ, अब तुमने उसका फुल इफेक्ट देखोगे। तो अगले कुछ साल भारत में इस प्रकार के बहुत सारे डिसीजंस आपको देखने को मिलेंगे, और 2024 के बाद से तो 2024 के जून के बाद से तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेशन वाइड रातों रात पॉलिसी चेंजेस, कोई को रोक नहीं पाएगा? नहीं रोक पाएगा वो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि आर्मी कमांड्स दिए जाते हैं। हाँ। नोटबंदी का कमांड याद है ना कि रात 8 बजे आए और कल से नोट बंद, नो ऑब्जेक्शन, कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई अपोजिशन नहीं था। अब ये ना मास स्केल पे होने वाला है। तो मोदी जी इलेक्शन जीतने वाले हैं, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो कोई भी बता देगा ना, बिकॉज देयर इज नो अपोजिशन। फिर लोग बोलते हैं कि अभी ये इंडिया अलायंस आ रही है, तो ये what I will come to it. Okay. I will come to it. I will tell you when it is going to happen. Okay. What the changes you can see. लेकिन आपको ये मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि आने वाला टाइम में जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पॉलिसीज हैं, हाँ, और स्पेशली लैंड रिलेटेड, फूड रिलेटेड, अगर मैं अपने आप को, मतलब मैं ये देखता हूँ कि मैं मंडेन प्रेडिक्शंस में ज़्यादा जाता नहीं, मैं करता भी नहीं। ठीक है। रीज़न बिंग इज मेरे को लगता है ये इट्स अ यूजलेस प्रेडिक्शन। इससे मेरे को सही हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं, गलत हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम है, दुनिया समझती नहीं है उसको। मेरे को ये देखना है कि मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो हाउ कैन आई यूज़ इट फॉर माई बेनिफिट, एंड दैट इज़ वेयर द स्टॉक्स कम्स इन। तो अगर मेरे को करना है देन आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन डिफेंस स्टॉक्स। अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए, आज से 6-8 महीने पहले के कुछ ट्वीट्स उठाइए, और मैंने सबको बोला कि प्लीज़ बाय डिफेंस स्टॉक्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, पिकअप एनी वन, डिफेंस स्टॉक्स, रेल स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, कोई भी उठाते अच्छा था। अभी डिफेंस स्टॉक्स बेचने का टाइम नहीं आया, ऑलरेडी वो स्टॉक्स 40-50% दे रहे हैं सबको, बट उनको बेचने का टाइम नहीं आया, बिकॉज व्हेन द मास इज इन द कमांड तो 3 चीज़ें बढ़ेंगी। एक FMCG। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार क्यों ला रही होगी लैंड रिलेटेड बिल्स? भारत सरकार ने जब जनधन के खाते खुलवाए थे तो क्या हो रहा था? किसी को पता था नोटबंदी होने वाली है? उसकी तैयारी थी ना वो। अगर लैंड रिलेटेड बिल आने वाला है तो मीन्स किसी चीज़ की तैयारी हो चुकी है ऑलरेडी। You mean real estate is gonna boom? I think government is going to take control over the agriculture, and next few years आर्मी, लैंड, एग्रीकल्चर, ये 3 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर बहुत बड़ा बूम आना है। उसके लिए तैयारी सरकार कर चुकी है, पॉलिसी मेकर्स कर चुके हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा अभी, उसकी पुशिंग चल रही है, चाहे वो लैंड रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू हो, बिल्स के थ्रू हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू हो। क्यों बना रही है सरकार इतने सारे रोड्स? कुछ तो चल रहा है ना। अच्छा, ये सरकार रोड से पहले भी तो बना सकती थी, तो समथिंग एल्स हैपनिंग। तो आपको अपना जो फिनेंस है उसको बहुत सोच समझ के इन सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करना है, एग्रीकल्चर के अंदर लेके आना है। आई एम वेरी श्योर कि विनम्र हम लोग फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनने के लिए तैयार हैं, हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल बनने वाले हैं। हम लोग इस टाइम पे ऐसी जगह पे बैठे हैं एज ए इंडिया जहाँ पर ना हम लोग बूम के लिए तैयार हैं। तो हमारा बूम हो रहा है। आपने पिछले देखा होगा, पिछले 10 साल में ना हमारी आइडेंटिटी बदल गई है, हमें प्राइड आ गया है, हम दुनिया में खड़े होकर बोल सकते हैं हम इंडियन से। पहले हम शर्माते थे, हम डरते थे। मून की महादशा के अंदर ही तो हुआ ना ये, क्योंकि मून बहुत स्ट्रांगली बैठा हुआ है अपने घर में, और उसके साथ उसके दशा लगने में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो हम किसी की सुन ही नहीं रहे, हम नहीं सुन रहे ना अब किसी की। हम बोल रहे हैं यूरोप को कि हमें मत सुनाओ। हमारे जो EAM है वही लोगों को बोल देते हैं कि यूरोप की प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स नहीं है बस। ठीक है, कोई मजाल हुई है कभी इंडिया के अंदर ऐसे बोलने की? वो तो भाई साहब अमेरिका और यूरोप से हाथ जोड़ के रखो।
एग्जैक्टली, क्योंकि हमें पता है कि हमें डरने की जरूरत ही नहीं, हम इतना स्ट्रांग है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने इंडिया का आज की डेट में ना एटलीस्ट 3 पर्सनल लोगों को मैं जानता हूँ बहुत क्लोजली, दे हैव रिवर्स माइग्रेटेड फ्रॉम कनाडा टू इंडिया, और कितने लोग ने बोले कि हमें वापस आना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि नेक्स्ट सेंचुरी, नेक्स्ट 10 साल 8 साल, जो नेक्स्ट डेकेड आ रहा है वो हमारा है। वन यू से हमारा, क्योंकि ये सब टेक्नो मतलब जितने भी वो टेक्नोलॉजी वाले बंदे हैं, स्टार्टअप वाले हैं, गवर्नमेंट के, सब बोल रहे हैं हमारा है। कैसे हमारा है? अच्छा, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली इतने, हम लोगों का जो ग्रोथ है ना वो 200-300% पे जाने वाला है ओवरऑल देश का, नॉट इन देश का। मैं आपको स्टॉक्स में, मेरा दिमाग काम करता है कि स्टॉक्स में कि वो कितना परसेंट मेरे को ग्रोथ दे रहा है। ठीक है, क्या मार्केट डबल होने वाला है या मार्केट आगे जाएगा कुछ हज़ार पॉइंट्स, ये ब्रेक रिकॉर्ड करेगा 22,000 23,000 का? हाँ करेगा, 110% करेगा। इंडिया में क्रैशेस कब आएगा वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या मार्केट क्रैश होगा उससे एक बार पहले? हाँ होगा। क्या हम लोग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में जाएंगे 2024 के मई के बाद से? बिल्कुल जाएंगे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सेंस कि जब पॉलिसीज ऐसी आती हैं जब जिसके अंदर सरकार ये लाइन ड्रॉ करती है कि ये काम कोई नहीं करेगा, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग को कोई भी बड़ा डिसीजन, आधार तक जैसे डिसीजन पे, सिंपल डिसीजन पे लोगों को प्रॉब्लम था। जब सरकार इस मोड में जाने वाली है कि अभी तक तो आपने उनका सॉफ्टवेयर वर्जन देखा है, तो लोग बोलते हैं ना कि मोदी इज ए टफ मैन। मैं बोलता हूँ आप रुक जाओ, आप जरा मार्स महादशा आने दो, इस देश की भी और इस देश के प्रधानमंत्री की भी। हम सारे भी डिसिप्लिन हो जाएंगे, आप ये कह रहे हो क्या? एग्जैक्टली, हम लोगों को मार्शियन एटीट्यूड सिखा दिया जाएगा। आज की डेट में आप ये देखो ना कि हम लोग खुद ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन, हम लोग खुद चाहते हैं ना कि हमारा कंट्री यूरोप से आगे निकल जाए इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। अभी नारायण मूर्ति के कमेंट्स पे लोग बवाल कर रहे हैं, बट आई थिंक व्हाट ही इज सेइंग मेक्स सेंस। द 70 आवर्स, अगर आपको बड़ा देश बनना है, यू हैव टू वर्क 70 आवर्स अ वीक। एब्सोल्युटली। और वो कुणाल शाह है, क्रेड वाले, उन्होंने भी ये बोला है कि हमारे एम्बिशंस तो हैं यूरोप बनने वाले, काम हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी बदतर कर रहे हैं, कैसे बनेंगे? तो आप बोलो कि नहीं, आई वांट अ सैटरडे संडे ऑफ, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल होता है। बोल रहे नाउ इज द टाइम टू ग्रो। पहले ऐसा नहीं था कभी, पहले ऐसे सोचते थे कि यार इंडिया में 1-2 स्टार्टअप सिटीज हैं, कुछ तो हो रहा है वहाँ पे। आज की डेट में आपके पास कितने स्टार्टअप्स हैं? और मोर देन यू कैन काउंट, है ना। और हर दिन सरकार बूस्ट कर रही है उसको, हेल्प कर रही है, इकोनॉमिक वाइज हम बेटर हुए हैं। हम लोगों को अब डिसिप्लिन होना सीखना है। हम लोग ना एग्जैक्टली उस इंग्लैंड एरा में हैं जहाँ पर इंग्लैंड के अंदर ग्रोथ आ रहा था, लोगों को पता नहीं था कि इसको मैनेज कैसे करना। इंडस्ट्रियल एज आ गई हमारी। एग्जैक्टली। अब ना वो सरकार का पॉलिसी है, सरकार आपका बैकअप में आएगी, तो बहुत से सरकार ऐसे डिसीजंस लेकर आएगी जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आपको लगेगा ये तुगलकी फरमान है, बिकॉज दैट्स हाउ द मार्स वर्क्स, कि बोला जाएगा ये नहीं करना है, ये अब और नहीं चलेगा। Like what, for example? Can you? And mostly it is going to happen in agriculture, real estate का आप हाल देखो ना। आज की डेट में आप बिल्डर से मकान लेने के लिए जाते हो, nobody trust builder। आप कह रहे real estate is going to go down? Real estate is going to get more organized, regulated, और बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है नॉर्थ इंडिया में खासकर है आज भी। वो रेगुलेशंस जब आ जाएंगे और आम आदमी का भरोसा होगा। आज की डेट में रियल एस्टेट में लोग पैसा इसलिए नहीं डालते बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट एनीवन। बिकॉज आप ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते उसके बारे में, इट्स नॉट डेमोक्रेटिकली अवेलेबल टू यू। एब्सोल्युटली, कि कहाँ पे फ्रॉड हो जाएगा, कितने दिन में फ्लैट मिलेगा, नहीं मिलेगा, रीसेल का क्या ऑप्शन है। So next few years you will see the government is going to make policies. Government is going to make policies about traffic rules, which will be strictly implemented. आज की डेट में आपको पता है कि कुछ भी नहीं होगा ना, 100 रुपये देके निकल जाएंगे, 500 देंगे निकल जाएंगे, वो ख़त्म होने वाला है। अभी किसी ने अगर आज से 5 साल पहले सोचा होता ना कि हम लोग नोटबंदी करेंगे और ये यूपीआई पे पूरा देश आ जाएगा, कोई नहीं सोचता था ना मूवी वाला यूपीआई लेगा। आज में ले रहा है ना, वो एक तुगलकी फरमान ने कितना बड़ा चेंज हमारे ऊपर लेकर आया। अब लोग यूएस से आते हैं, कनाडा से, तो बोलते हैं यार यू गाइस आर अमेजिंग। तो वो चेंज लाने के लिए तुगलकी फरमान इंपॉर्टेंट है। तो बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, बट व्हेन यू स्पीक अबाउट राहुल गांधी, सो इज बॉर्न इन अ मूल नक्षत्र, ही हैज अ डबल एडेटेड चार्ट, ही इज द चार्ट ऑफ नरेंद्र मोदी इज नॉट कंफर्म्ड। लोग बोलते हैं 1 घंटा आगे, कोई कहता है पीछे, कोई लिब्रा ले रहा है, कोई स्कॉर्पियो ले रहा है, बिकॉज कंफर्मेशन नहीं है। सो वी टेक मून एज एन असेंडेंट, की मून को लिया और उसके बाद यू कैन सी द दशा व्हाट इज, क्योंकि वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। मतलब वो इट चेक्स आउट, सही लगता है वो
even if it's unconfirmed. अनकन्फर्म्ड है, लेकिन वो इतना वो नहीं है, 1-2 घंटे का फर्क है, लेकिन वो मून एज अ लगना, तो मून तो वहीं रहेगा ना उसी का, यू कैन मेक मून एज अ लगना और सन एज अ लगना, और उसके बाद आप चार्ट देख सकते हैं. अगर आप राहुल गांधी का चार्ट देखेंगे जो कि कंफर्म चार्ट है, और मेरे को बहुत सरप्राइज हुआ जब मैंने ये चार्ट देखा कि somebody has sent the record of hospital to the data bank, और उन्होंने डबल रेटिंग चार्ट लिया है. he has a moon in मूल नक्षत्र. मूल तो मुश्किल, it's like a tougher nakshatra to be born in. मूल is like कि I will not accept anything which you have given me until and unless I experience it. तो मैं हर चीज पहले खोल के देखूंगा और उसके बाद मैं समझूंगा कि ये इसका वर्किंग क्या है. और जब तक वो ओवरहॉलिंग में नहीं करूंगा तब तक मेरे को सुकून नहीं आएगा. अब व्हाट राहुल गांधी इज डूइंग इज गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस. तो जो लोग जिस दशा में उनको ये नाम दिया गया ना, डिग्रेटरी वर्ड दिया गया, गेस द दशा वाज इट? आई एम नॉट श्योर. इट्स अ जुपिटर इन लिब्रा दशा. ही वाज रनिंग अ मून जुपिटर दशा, and Jupiter is in Libra, and Jupiter Libra has a problem of becoming a people pleaser. तो उस टाइम पे वो सबको खुश करना चाहते थे कि सब लोग मेरे को प्रेज करें, और उसके लिए वो देखिए वो बार बार ना उनके बहुत सारे ऐसे क्लिप्स हैं इसके अंदर आपको लगेगा कि वो तारीफ उनको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी, तो दैट वाज ट्रबलिंग हिम, और उसकी वजह से उनका वो नाम आया. मून 3rd हाउस में है कम्युनिकेशन के, और केंद्रों में योग है, उधर उधर कोई प्लैनेट्स नहीं है, और उसके अपोजिट में बैठे हैं सन और मार्स, 2 मैलेफिक्स 9th हाउस में. दैट्स व्हाई फादर डाइड इन दैट दशा. सन मार्स मून को देख रहे हैं और 2 मैलेफिक्स, तो वो बोलना कुछ चाहते हैं. अब जब भी केतु वाला बंदा बात करेगा ना मूल नक्षत्र, वो बात करना स्टार्ट करेगा कहीं और से, बात ना बीच में इंसान भूल जाता है और गायब हो जाती है. इफ यू सी अटल बिहारी वाजपेयी, जब भी मरकरी पाइसिस में होगा या सजिटेरियस में होगा, किसी के भी चार्ट में, वो इंसान ना बात करते करते बीच में पॉजेस लेता है एंड देन ही स्टार्ट स्पीकिंग. सो अटल बिहारी वाजपेयी का स्टाइल है कि वो ना बीच में पॉज करते हैं. ही इज अ मरकरी इन पाइसिस और रेट्रोग्रेड है, तो वो बात करते हैं, पॉज लेते हैं एंड देन ही स्पीक्स. बट कोई ये भी बोल सकता है कि ऐसे तो सारे पॉलिटिशियंस का तरीका ही ये बात करने का होता है, स्लोली रुक के. ओके, सो if you see Narendra Modi ji, how do he speaks? What communication, what kind of a language he uses? वो टिपिकली जो भी रीजन है उसका डायलेक्ट यूज करते हैं. बहुत ही एक्सट्रीमली पेडेस्ट्रियन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जिससे कि बच्चा जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझ पाए. इट्स सिंपल, लाइक इन अ नटशेल ही इज अ वेरी गुड स्पीकर फॉर द ऑडियंस ही हैज. उनका जो स्टाइल है ना वो उनके चार्ट में दिखाई देता है. कॉन्फिडेंस है ना बात करने का, कि मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर विश्वास करो. राहुल गांधी स्पीक्स कि मैं तुमको समझा रहा हूँ, बिकॉज इज जुपिटर इन लग्न. सो जुपिटर टीचर एनर्जी. एग्जैक्टली, वो सॉफ्टनेस है जो हार्डनेस होनी चाहिए पॉलिटिशियन के अंदर, वो नहीं आई है. बट अभी अच्छा है कि वो ओवरऑल कर रहे हैं, एंड उनका जो राइज है ना वो 2025 की बात से है, ऐसा नहीं है. And he's going to be prominent someday. It's going to happen because 2024 May onwards, or maybe November onwards, if I can check this, right? This is a cheat sheet I have. हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो एग्जाम में फरे लाने अलाउड होते हैं, हालांकि ये एग्जाम नहीं. So this is so मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग, इतने साल तक पॉलिटिक्स में रहने के बाद भी, इतने क्रिटिसिज्म सहने के बाद भी, do you think he still has it in him to like do it for another 5, 6, 10 years? Yes. So let me talk about Yogi. See the pattern. He has a Jupiter and Moon Nakshatra in Lagna. So that's what actually made him saint. Is a Moon in Purva Bhadra. Purva Bhadra की एक बहुत अच्छी क्वालिटी बोलता हूँ. चेक इन एनी चार्ट, मैरिज का प्रॉब्लम रहेगा या तो मैरिज होगा नहीं, या सेक्सुअलिटी का इशू है. इट्स अ जुपिटर नक्षत्र बट इट हैज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्सुअल पार्ट्स. सो मून इन पूर्व भद्रा ये बंदे का दशा है कि इसका प्रोमिनेंस कब आएगा. सो लास्ट प्रोमिनेंट इवेंट केम इन टर्म्स ऑफ पावर इन May 2022. आई चेक्ड कि ये वो टाइम था जब इलेक्शन चल रहे थे.
मोर पावर आया और एक एक रिपीटिंग CM आया बंदा. नाउ द टाइम इज कि उसके 2024 के बाद से आप इनका पावर बढ़ता हुआ देखेंगे और प्रोमिनेंट होते हुए देखेंगे. हो सकता है कि सेंट्रल के अंदर जाएं क्योंकि ताकत बढ़ रही है, क्योंकि CM से अगर ताकत बढ़े तो ही हैज़ टू गो टू PM और ही हैज़ टू गेट कंट्रोल ओवर द पार्टी, ही हैज़ टू गो इन द कैबिनेट. बट 2025 onwards the problem will start for him. Downfalls will start for him. There will be bad names to government. ये भी है. So नॉट मोदी, योगी के साथ होगा. योगी जी के साथ 2025 के बाद से 2025 मई के आसपास से the downfall will start happening for him. While at the same time Rahul Gandhi in this time period is going 2026 April, 2024 May, you will see him changing. You will see lot of positive things in him. But 2026 April, ये वो टाइम पीरियड है जब राहुल गांधी बहुत प्रोमिनेंट होंगे. तो जो लोगों को लगता है ना कि कोई बंदा कभी नहीं कर सकता, मैं बोलता हूँ एक बार आप ना ऐसे ऐसे लोग देखें जो करोड़पति, लाइक यू सॉ विशाल इन आवर ऑफिस, राइट. आपको पता है विशाल के फादर इस देश के लीडिंग साइंटिस्ट हैं. No idea, जो पालम के अंदर रहते थे और उनका ब्रेन एक दिन जवाब दे गया एंड ही रोज ही डाउनग्रेड फ्रॉम दैट पोजीशन टू ऑफिस बॉय इन एन ऑफिस. वो वहाँ से जाके डाउनग्रेड हुआ है. तो एक लीडिंग साइंटिस्ट का बेटा आज की डेट में आपके ऑफिस में है. तो टाइम का ना और दशा से पावरफुल कुछ भी नहीं होता जब तक दशा नहीं है ना. लाइक महात्मा गांधी 1905 टू 1915 बहुत प्रोमिनेंट है. कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में. दशा है, दशा चल रही है जी मून की. मून लगन में बैठा है दशांश के, सब कुछ ठीक चल रहा है. ही केम टू इंडिया इन मार्स महादशा. यहाँ पे तो कोई नहीं पूछ रहा था उस टाइम पे. ही स्ट्रगल्ड 7 years कि कोई सुनने को राजी नहीं है. वो होंगे आप महात्मा गांधी वहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर, यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा अभी. Then Dasha change again. Rahu Mahadasha came. Rahu is in 8th house of Dashansh. Dispositor sitting in Lagna. फिर से ये वो टाइम पीरियड था राहु महादशा का जिसने उनको महात्मा गांधी बनाया. तो आपको लगता हो ना कि दशा किसी की नहीं बदलेगी. चक्र है ना, कोई पहले आ जाता है किसी का बाद में आता है, आता जरूर है. तो ये डाउनफॉल और ये राइज होगा. हम लोगों ने वो टाइम देखा है जब भारत को लोग टेक्नोलॉजी नहीं देते थे. जैसे ही हमारी दशा बदलेगी ना मार्स की, वी आर गोइंग टू बी द फाइनेंशियल कैपिटल. मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों के पास इतना पैसा होगा इंडियंस के पास, इफ यू हैव जस्ट इन्वेस्टेड इट राइट. ये देश ना, यहाँ इस देश में हर कोई उस रिदम पे भागना चाहता है जिस पे सरकार, और इसके ना सारा क्रेडिट लीडरशिप को है क्योंकि लीडर्स इतने एनर्जेटिकली बोल रहे हैं. अगर जयशंकर साहब नहीं बोले ना उस पोडियम पे खड़े होके, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. सही बात है. वेदर वी लाइक इट और नॉट, और बहुत सारे इंडियंस को इस बात पे बड़ी तकलीफ होगी जो मैं बोलने वाला हूँ, जो कि मतलब एज के भी हैं. जैसे हम घर में बैठे होते हैं और अगर हमारे माँ या बाप बोल देते हैं जा मैं तेरे पीछे बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है. बिल्कुल. सैडली और फॉर्चुनेटली सिटीजन्स और लीडर्स का भी ऐसे रिलेशनशिप होता है कि वो माँ बाप की तरह होते हैं और सिटीजन्स बच्चे होते हैं. हम कुछ भी बोल सकते हैं कि नहीं डेमोक्रेसी है और अमेरिका में सब इक्वल्स हैं, लेकिन इस देश में तो ऐसा ही चलता है. आपके जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस आप देख रहे हो, आपने वापस अटैक किया तो आपकी इज्जत है ना. तब आज की डेट में आपको ना विनम्र, आई डोंट नो कि आप उस टाइम पे कितने बड़े थे जब हर दिन हर 2 महीने के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे. मेरे को बहुत अजीब लगता था उस टाइम पे देखना, लाजपत नगर की मार्केट में हो गया है, कहीं और हो गया है. इट वाज आई फेल्ट लाइक यार, मतलब बड़ा, सुबह आप स्कूल जा रहे हो और आप उसमें 0 पीरियड के अंदर अखबार पढ़ रहे हो और आप देख रहे हो एक और बॉम्ब ब्लास्ट. बड़ा अनसेफ और वियर्ड टाइम था. आपने कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी देखी, आपने वो बंद होती हुई भी देखी, बिकॉज द होम मिनिस्टर इज देयर ना. अगर वो बंदा खड़े होके 370 नहीं हटाए, वो बंदा कॉन्फिडेंस नहीं लेके आए सोल्जर्स के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि ही हैज फेल्ड टू डू हिज जॉब. राइट. और वो स्ट्रिक्ट नहीं हो तो कश्मीर में तो पत्थरबाजी चलती रहती ना.
आज की डेट में आप वहाँ से वीडियोस देखते हो और बोलते हो कि यार वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा है 200%। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले सिक्योरिटी आई ना, अब जो है ना सरकार एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली है आपको। एस्ट्रोलॉजिकली इसका मतलब ये है कि चलो हम मान लेते हैं, आपने कहा है कि 2024 के अंदर मोदी आएंगे, और आपने 3 एरियाज भी बताए हैं जहाँ पे रिफॉर्म्स होने वाले हैं। आपने ये भी बताया हम फाइनेंशियल कैपिटल बन जाएंगे दुनिया के। इट सीम्स प्रोबेबल, बिकॉज मैं लंदन में एक बिलियनियर इन्वेस्टर से मिला, एक दो ऐसे लोगों से मिला, एक नहीं, उन्होंने बोला हमें करना है इन्वेस्ट, पता नहीं कैसे करना है इन्वेस्ट इंडिया में, बताओ आप पे कुछ है। मैंने कहा अरे वेरी स्ट्रक बाय इट, लाइक क्योंकि वो बड़े ईगर थे, they were just looking for routes. This is by the way, I met several people who were doing business in London, सारे बाहर के जो वहाँ से भी माइग्रेट करके उधर आए हैं, सब ने यही चीज़ बोली मेरे को, बिकॉज दे वांटेड टू नो हम इंडिया में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा बढ़िया, मेरे 2-3-4% बन जाएंगे जब मौका मिलेगा। बट व्हाट अबाउट दिस इंडिया अलायंस, फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? इज इट स्मॉल, इज इट गोइंग टू बी इनसिग्निफिकेंट? ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ये इनका इकट्ठा होना, मतलब जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ऑल ऑफ देम यू नो गुड इन देयर ओन सेंस, पर उनका इकट्ठा होना नहीं होने से मोदी को फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज भारत ने अभी चुना नहीं है उनको, भारत की दशा नहीं है वो। भारत जब अगर वो उस दशा के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे ना, वो रन कर जाएंगे। वो इस टाइम पे सिग्निफिकेंट नहीं है। सेकेंडली ना, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज व्हिच इंडिया वांट्स टू लर्न। हिंदी सुननी नहीं, लैंग्वेज इन द सेंस कि उनका वो इमोशन दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने सर्वाइवल के लिए बात कर रहे हैं, और जब आप अपने सर्वाइवल की कर रहे थे रैदर दैन कि मैं पब्लिक को क्या, एक लीडर को के बाद आप क्यों जाओगे? वादे और होप भी तो देनी है थोड़ी सी, जो ताकतवर होगा। हाँ, आप किसी की भी व्यक्ति के पास, आप क्लास के अंदर भी ना उसी बच्चे के साथ बैठते हो, आपको पता है ये नंबर दिलवा देगा। बहुत सिंपल सा साइकोलॉजी का है, राइट। आप मोदी को इसलिए वोट दे रहे हो, आपको पता है यार ये बंदा सेफ रखेगा, इकोनॉमी सेफ है। जब इकोनॉमी सेफ है तो मेरे को टैक्स देने में परेशानी नहीं, मेरे को पैसा बना ही दे रहा है। कल को कहीं पर भी प्रॉब्लम हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, टूरिज्म में गिर जाए, स्टॉक्स गिरेंगे, पैसा गिरेगा, पैसा मार्केट से खत्म हो गया तो सब जगह से खत्म है ना। और इसकी वजह से ना जो सिक्योरिटी का सेंस है, जो विजन है, आप दिल्ली से आए हो ना। हाँ जी, दिल्ली से मेरठ पहले 2 घंटे लगते थे, अभी आपने 30 मिनट के अंदर कवर किया होगा दिल्ली मेरठ। दिल्ली देहरादून 2 घंटे में हो रहा है जी। नहीं, 2 घंटे तो नहीं, 5 घंटे लगे हैं। नहीं, आपको 5 घंटे लगे, पर वो नया हाईवे 2 घंटे में आ रहा है ना। हाँ, द न्यू हाईवे विच इज कमिंग, इट्स कमिंग अप, राइट? इट्स नॉट मेड येट। हाँ, ये नॉट मेड येट, आएगा। हाँ, नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं कहीं गलत रास्ते से तो नहीं आ गया, इसलिए नहीं आएगा। लेकिन मैंने वो टाइम भी देखा जब इतने बड़े बड़े गड्ढे होते थे देवबंद के आगे, आपकी गाड़ी का बम्पर बोलता था। तो आपने वो टाइम भी देखे, नाउ यू हैव सीन दीज रोड्स एज वेल। तो it's a leadership. I've gone Delhi to Lucknow by car several times in 4-5 hours. तो वो डेवलपमेंट आया ना। नाउ ये इसलिए आया क्योंकि मून अच्छा हुआ है इस देश का। चंद्रमा क्या कहता है? चंद्रमा इज ए कार का फॉर ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवलिंग पे जोर दिया गया है। अब आप थोड़ा सा वेट करो, मार्स को टेक ओवर करने दो। वो जितना भी फाइनेंशियल घपला चल रहा है, जो ब्लैक एंड व्हाइट का चल रहा होगा कभी भी कहीं पे, that is going to end. Government is going to get bit strict, bit तुगलकी, जो लोग कुछ बोलते हैं वो होगा, पर वो ना लॉन्ग टर्म के लिए आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देगा। कंप्लायंसेस, लॉज, एक डिफरेंट, जो मेरे को आप जो कह रहे हो उससे समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज के अंदर कुछ डिफॉल्ट्स हैं, रूल्स का पालन उनमें से पैरामाउंट है, चाहे वो ट्रैफिक हो गया, चाहे वो लॉ हो गया, चाहे वो हर चीज़ पे सिटीजन्स का भी ये बोलना कि मेरा ये राइट है, अधिकार है। क्योंकि आप ये भी मानते हो कि तानाशाही के अंदर ये एक चीज़ ये हुई है कि लोगों की फटती बहुत है, मतलब बेसिकली अब जैसे पहले यू कुड स्टिल क्रिटिसाइज योर लीडर्स, अब इस पे मेरे को बहुत विवाद करेंगे लोग कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, लेकिन आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी कि इन द नेक्स्ट महादशा, इफ दैट इज पॉसिबल, दैट लोग भी ऐसे हो जाएं कि अपनी लीडरशिप को खुल के क्वेश्चन कर पाए, खुल के नहीं, या ऐसा नहीं होगा? आई डोंट थिंक दैट विल बी पॉसिबल इन मार्स महादशा। Everyone is moving in the direction of more discipline, more. Absolutely. Even the citizens. Even the citizens will have to abide by the rules. Because क्या है कि वो आपके वो नोटबंदी हुई, आपको तंगी आई। हाँ, सबको आई ना। हाँ, लेकिन वो जो तंगी थी, उस जो डिसीजन दिया गया था मार्स के, बिल्कुल पैरामाउंट ऑफ द मार्स महादशा था वो, मून मार्स का। अब सोचो मार्स टेक ओवर कर ले, मार्स बोले, मार्स का ना काम सुनना नहीं है। लाइक
मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ शिप से कि कैप्टन के पास जब भी आप कोई काम लेके जाओगे ना, कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओगे, कैप्टन आपको बोलेगा अच्छा एक काम करो, ये काम कर लो पहले। वो आपको 10 काम बताएगा और आप बाद में रिग्रेट करोगे मैं गया क्यों था उसको प्रॉब्लम बताने। एग्जैक्टली सरकार भी ऐसे ही करती है। सरकार क्या करती है, आप सरकार के पास जाते हो ना कोई भी बोले के, सरकार बोलती है ठीक है अब ना आप पहले ये काम करो उसके बाद हम सोचेंगे। ये देश के अंदर ये पॉलिसीज लागू होने वाली हैं। बिल्कुल ना, आप हो सकता है कि अच्छा नहीं लगे, हो सकता है कि हम लोग भी सफ़र करें कि सरकार सेंसर हो जाए, सरकार बिल्कुल ही उस फॉर्म में आ जाए कि क्योंकि ये देश के लिए अच्छा नहीं है और उसके आड़ में बहुत सारी चीज़ें हों, बट उस टाइप का रुद्र रूप देखने को मिलेगा इस देश के अंदर। जस्ट वेट फॉर 2024 इलेक्शंस, उसके बाद से ये सब चालू हो रहा है। बट एज फार एज राहुल गांधी इज कंसर्न, आपने बोला कि उनकी जो प्रोमिनेंस है 2026 में राइज करेगी, तो क्या हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मोदी की प्रोमिनेंस गिर रही होगी या फिर ऐसा हो रहा होगा कि एक इंक्रीजिंग वॉइस ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी खुद बन जाएंगे? अच्छा, तो राहुल गांधी उस टाइम पे बहुत प्रोमिनेंस गेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो लगातार 2024 से 26 तक बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले रही है जो कि लोगों को पिस ऑफ कर रही है। इमेजिन करो कि अभी वो 2000 के नोट तो अभी शांत तरीके से बंद करें, अगर उसमें भी नोटबंदी कर देते कि रातों रात बंद, तब तो लोग भड़कते ना, उनको भी पता है लोग भड़कते हैं। अगर आप 2-3 डिसीजंस ऐसे ले आओ जिसके अंदर आप कहोगे ये नहीं करोगे, ये ज़मीन का काम आप ऐसे नहीं बेच सकते, ज़मीन के अंदर का रेट फिक्स कर देंगे, तब इवेंचुअली लोगों को लगेगा नहीं ये तो हमको ट्रबल कर रहे हैं, एंड दीज डिसीजंस विल गो नेगेटिव। तो ये होना है, पर आई थिंक गवर्नमेंट ऑलरेडी प्लान बना चुकी हैं। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज पुशिंग एंड वर्किंग, दे थिंकिंग वे अहेड कि जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, एस्ट्रोलॉजिकली दिखाई दे रहा है, ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन गवर्नमेंट ने मन बना लिए हैं। क्योंकि नोटबंदी करने से पहले जनधन खाते खुलवाए, आधार कार्ड लिंक करवाए, उसके बाद बोला कि ठीक है अब ये कर लो। तो प्लानिंग है 4-5 साल का, वो 5 साल का प्लानिंग मेरे ख्याल से हो चुका है। 2026 में अगर वो प्रोमिनेंस गेन करेंगे, 2024 के हिसाब से नेचुरल सी बात है अगले इलेक्शन 2029 में होंगे, करेक्ट? तो आपके मुताबिक क्या राहुल गांधी की वो दशा देश की दशा को मैच करेगी कि वो उस टाइम पे पीएम बन जाए, और इज इट स्टिल टू सून फॉर हिम? मैंने चेक नहीं किया चार्ट ऑनेस्टली। ओके, मैंने जितना चेक चार्ट किया, आई जस्ट बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि डू इट इन पार्ट्स, कि आप देख लो 2024 तक, अभी 2024 में ज़्यादा दूर तो नहीं है ना, आप पहले देख लो क्या रिजल्ट आ रहा है, कितना उसमें से सच हो रहा है, पास्ट के प्रेडिक्शंस देख लो पहले कितना उसमें से सच हो रहा है। जब आपको ये आइडिया लग जाए ना, देन यू कैन गो कि हाँ 2029 के अंदर इस टाइप से ये होने वाला है। कोई स्कोप है ओवरऑल, चलो दशा को हटा दो, कि पीएम बनने का उनमें? इज ए लोनर, बहुत लोनली टाइप की पर्सन है एज अकॉर्डिंग टू चार्ट, कि कोई मेंटल सपोर्ट नहीं है। आप देखो कि 10th लॉर्ड 3rd हाउस में है, मूल नक्षत्र में है, केंद्र में योग है। देयर इज नोबडी टू टेल हिम कि बॉस ये काम ना इस तरीके से किया करना है। थॉट्स का कमी है, आइडियाज़ का कमी है, और वो कहीं से भी नहीं आ रहे हैं। ऊपर से केतु का एस्पेक्ट है 11th हाउस से, तो अगर वो बन भी जाएंगे ना, तो ही इज नॉट द पीएम मटेरियल, somebody else will become. Who? Somebody else. I mean, who thought Manmohan Singh can become the PM, right? Nobody knew him, at least in our generation, that we know that he used to be the finance minister. But किसी को उम्मीद नहीं थी कि he can become the PM. हम आगे politicians से, now can we say 2029 तक will be Modi's last? Or do you think he can change the rules? I think in after 2025 onwards, he might think of switching. हाँ. Or changing in between. Okay. कंट्रीज के चार्ट्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी। आपने तो और भी स्पेसिफिक प्लेसेस की बता रखे हैं कि देहरादून एक बढ़िया जगह है, आपने मेरे को बताया था लास्ट टाइम सैटर्न केतु के लिए ऐसी जगहें अच्छी हैं, लाइक अप इन द हिल्स। हम ये कंट्रीज का जो लग्न सन या मून है वो डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पे इंडिया का क्या मून है, इंडिया का क्या सन है, इंडिया का क्या असेंडेंट है? ये तो इट्स ए टॉरस असेंडेंट। हम लोगों ने बर्थ 2 चार्ट्स आप ले सकते हैं इंडिया के।
एक है 15 अगस्त 1947 का चार्ट, और एक वो चार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल चार्ट है 26 जनवरी 1951, वो आप ले सकते हैं। एंड देन यू कैन सी कि इंडिया के लगन में राहु है, क्योंकि इंडिया का आपको पता है ना कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस का टाइम निकाला गया था वो 3 ज्योतिषियों ने निकाला था। आई हैड नो आइडिया। अच्छा, तो ये बहुत नोन थिंग है कि माउंटबेटन को, लॉर्ड माउंटबेटन को ये कहना था कि मेरे को 15 अगस्त को आपको आज़ादी देनी है। अब विंडो नहीं है, क्योंकि आप क्या चेंज करोगे, आपसे बेस्ट मुहूर्त चुनना है। तो 3 ज्योतिषियों ने बैठ के कहा कि एटलीस्ट ना अभिजीत मुहूर्त ले लेते हैं, तो रात के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है। तो इसलिए 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त के अंदर भारत को आज़ादी दिलवाई गई। स्थिर लगना लिया, स्थिर नवांश लगना लिया, ताकि स्टेबल रहे कंट्री। ठीक है, लगन में भले ही राहु आया, आई मीन राहु इज ए किंग, राहु हैज इट्स ओन वे टू डू थिंग्स। राहु टॉरस में आया, केतु 7th हाउस में आया, और बाकी बहुत सारे प्लैनेट्स 3rd हाउस में चले गए उस टाइम पीरियड पे। मार्स इज इन 2nd हाउस। तो ये भारत का चार्ट है। अब इस चार्ट को निकालने के लिए उन 3 ज्योतिषियों ने जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, इट्स लाइक सिजेरियन बर्थ। सिजेरियन बर्थ के मुहूर्त के लिए कोई आता है तो वो बोलते हैं कि 15, 16, 17 3 डेट्स हैं, इसमें से देख लो कौन सा बेस्ट पड़ रहा है। आपके पास सिर्फ ऑप्शन है मून चेंज करने का, क्योंकि मून ही मूव करेगा, एंड यू चूज आउट द बेस्ट पॉसिबल मुहूर्त इन दैट टाइम फ्रेम, बेस्ट पॉसिबल लग्न इन दैट टाइम फ्रेम, जिससे कि इस दशा के अंदर कर लेते हैं। वही उन 3 एस्ट्रोलॉजर्स ने किया, और इस तरीके से भारत का जन्म ठीक रात के 12 बजे पंडित नेहरू ने साइन किए, और उसके बाद वो फेमस स्पीच दिया, एज द वर्ल्ड स्लीप्स India awakens. Taurus ascendant. What does it represent? Stability, predictability. It's stability. हम एक बहुत बड़ा देश है, और दुनिया में हमसे छोटे छोटे देश हैं जिनमें बर्बादी हो रही है। हमसे डेवलप्ड देश है जिनके अंदर इंटरनल वो है। हाँ, बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि यार देयर आर थिंग्स टू बी डन, एंड ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू विद एवरी कंट्री, बट अ कंट्री ऑफ आवर साइज एंड पॉपुलेशन, वी हैवंट हैड a major tragedy in a long time. And I think we should be thankful to those astrologers who pick up this मुहूर्त, क्योंकि ये मुहूर्त अगर नहीं होता ना, और दशा का सीक्वेंस उनको देखना था कि दशा का सीक्वेंस कौन सा मिलने वाला है हमें। वो शुक्र की महादशा जब आई ना, तो इट वाज अ परफेक्ट वे टू डील विद दैट। बट अगेन वो दशा के अंदर टेररिज्म, इंसर्जेंट अटैक्स, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स इस देश के अंदर आए, but we actually at least we made money, we became stable. Then after the Sun Dasha came in, and now in Mars Mahadasha we are going to be an extremely different kind of a mindset. इंडिया जो खुल के पंगे ले रहा है ना दूसरे, ले रहा है, फुली ले रहा है, अभी सबको दिख रहा है इंडिया पंगे ले रहा है। इंडिया तो ऐसे एकदम डिप्लोमेटिक गाय, एकदम जी कोई मतलब नहीं है, हम तो जी नॉन अलाइंड है, ऐसा हुआ करता था। हाँ, तो अभी इंडिया इज स्पीकिंग आउट। तो ये पंगे इवेंचुअली आके 2024 के मई के बाद से भारी पड़ेंगे। मेरे को तो अच्छा भी लग रहा है इंडिया की खुल के देश दुनिया भर में बदतमीजी चल रही है। हाँ, इट्स अ वंडरफुल टर्म। लेकिन हाँ अभी कर रहा है ना, क्योंकि इंडिया इज नॉट अफ्रेड ऑफ इट। बिकॉज क्या है, हमें जब आपको अपनी इंडिविजुअलिटी कंफर्म हो जाती है ना कि यार हमारे पास बहुत ताकत है, बिकॉज वी हैव द बाइंग पावर। ज़्यादा बदतमीजी करोगे हम स्टॉप कर देंगे सारा माल, हम खरीदेंगे ही नहीं, बेचेंगे ही नहीं तुम्हें, हम गेहूँ नहीं बेच देंगे तुमको, क्योंकि वी आर द ब्रेड बास्केट फॉर मेनी कंट्रीज। और ये जो वो है ना, क्या बोलते हैं, ये जो ताकत आई है ना, वो इसलिए आई है क्योंकि चार्ट ऐसा है, वो मुहूर्त पिक कर गया। कई बार ना मुहूर्त आपको इस तरीके से, लाइक पाकिस्तान वुड हैव पिक्ड अप द बेस्ट मुहूर्त, बट वो उनका मुहूर्त इतना ख़राब था कि उनको ना कुछ और हो ही नहीं, मिल ही नहीं सकता था, इसलिए उनका कंट्री अनस्टेबल है। आज भी अनस्टेबल है, आज भी अनस्टेबल, और आज भी उन्हीं पेटी इश्यूज पे लड़ रहे हैं। इजराइल 6ठे घर की महादशा में बॉर्न हुआ है, ठीक है। एनिमीज कॉन्फ्लिक्ट, वो जिस दिन से पैदा हुआ है ना उस दिन से लड़ रहा है, वो अभी तक लड़ रहा है। तो आपको पता नहीं कि आप जिस दशा 9th हाउस की दशा में कौन पैदा होता है? सेंट्स, फिलोसफर्स, टीचर्स। 5th हाउस की दशा में पैदा होते हैं किंग्स, पीपल हु आर एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल। भारत पैदा हुआ है 3रे घर की महादशा, भारत पैदा हुआ है अपने 9th हाउस की महादशा में, सैटर्न महादशा में 1947 अश्लेषा नक्षत्र में।
तो अश्लेषा इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पॉइजन, अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ्स। क्योंकि सांप जो होता है ना अश्लेषा, उसके ताकत नहीं होती, कहाँ से लड़ेगा सांप, ताकत नहीं, शरीर में कुछ नहीं है, शरीर में कुछ नहीं है, तो उसको माइंड गेम्स खेलने हैं, डिसेप्शन खेलना है। और मेरे को लगता है कि भारत ना बहुत अच्छा है इन सब चीज़ों के अंदर। जितना डिसेप्शन भारत करके देख सकता है ना, कि कितने न्यूक्लियर वेपन है किसी को क्लियर नहीं करके दे रहा, वैसे कोई कंट्री नहीं करती, बट इंडिया इज ऑन अनदर स्केल। वो क्वालिटीज ना सिर्फ इंडिया के अंदर आ सकती थी, और किसी कंट्री में नहीं आ सकती थी। चाइना का क्या है चार्ट का सीन? तो चाइना विल इवेंचुअली डाई इट्स ओन डेथ, बिकॉज चाइना अपने पीक पे पहुंच चुका है, अब उसका पीक खत्म हो रहा है। हाँ। चाइना एक वो कंट्री है जिसने अपना पीक देख लिया है, सब कुछ कर लिया, लेकिन ना दे आर नेचुरली इविल कंट्री, जिनको एनवायरनमेंट का किसी और चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। मैं चाइनीज़ लोगों के लिए नहीं बोल रहा, चाइनीज़ लोग, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे पर्सनली मैं जानता हूँ, उनके साथ मैंने शिप पे काम किया, बहुत सारी और जगह पे काम किया, दे वंडरफुल पीपल, बट एज ए पॉलिसी मेकर्स कम्युनलिज्म जो उनका चल रहा है वहाँ पे, वो उनको अब डूबने का टाइम आ गया है। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं विनम्र, पैटर्न देख लेते हैं फिर से। 1915 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड 14 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 14 to 18 फर्स्ट, 39 to 45 सेकंड। हाँ, दोनों के बीच में 28 साल का गैप है, ठीक है? क्यों है? कुछ आई डोंट नो, कुछ दशाएं चल रही होंगी ऑफ कोर्स। साइकिल है, प्लानिटरी साइकिल है। 1914 में आप 108 प्लस करोगे ना, उस टाइम पे तो यही फाइट थी ना, कम्युनलिज्म, फासिज्म, नाजिज्म, ये डिफरेंट विचारधाराएं थी और डिफरेंट लोग फाइट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उस टाइम पे पीक पहुंच चुका था। 1914 में 108 साल प्लस कीजिए, आपको 2022 मिल जाएगा। ओके, 108 साल का साइकिल पूरा हुआ। जहां से वर्ल्ड वॉर 1 चालू हुआ था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी रीजन के आसपास से, यूक्रेन रशियन बॉर्डर, लास्ट टाइम पोलैंड था, वो सेम एरिया है यूक्रेन के आसपास का, वहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग हो चुका है। आपको समझ में नहीं आ रहा अभी, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना, टेक्निकली थर्ड वर्ल्ड वॉर, सॉरी। तो आपको अब, हमको अभी लग रहा है क्योंकि हम तो अपने घर में बैठे, हम तो अभी सेफ हैं। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब भी तो लोगों को ऐसे ही लगता होगा ना कि कोई कंट्री फाइट कर रहे हैं। इसलिए इंडिया भी और ज्यादा मार्शन हो रही है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज अब वो कैन वी से दैट द वर्ल्ड वॉर्स विल नाउ कम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि पहले तो वो यूरोप कंटेंट थे सिर्फ, ठीक है? अब वो यूरोप के अंदर जाएगा। तो चाइना ने पिछली बार भी नहीं लड़ा था, चाइना जापान ने बहुत कम उनका रोल था। जापान लड़ा था, ठीक है, लेकिन चाइना का रोल, चाइना एंड जापान अटैक ईच अदर। लेकिन ना उनके जो चाइना जो पंगे ले रहा है ना इधर जाके साउथ कोरिया में, वो फिर से लेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच जाएगा, हम भी नहीं बचेंगे। मैं भी बोल रहा हूँ कि 2024 मई के बाद से ना जो इंडिया का एग्रेशन है ना, बहुत अलग स्केल पे है। हम भी ऑल आउट वॉर्स करने वाले हैं। हम लोग भी किसी की बात नहीं सुनेंगे। अगर आप एक इतना सा काम करोगे, हम वापस देके मारेंगे। लाइक इजराइल के साथ क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि गाजा और हमास में लड़ाई पहले नहीं हुई थी, पहले भी हुई है, लेकिन इस टाइम पे ना इजराइल ने सोच लिया है कि नहीं, अब तो बर्बाद करेंगे, हम कारपेट बॉम्बिंग ही करेंगे, हमें और कोई मिशन नहीं करना। जबकि वहाँ के सारे हमास के लोग कब के निकल चुके हैं इजराइल से, अब तो उसको लगता है भून देंगे उसको। हाँ, तो अब वो सुनने की हालत में ही नहीं है, बिकॉज उनका पीक आ चुका था। अब आप जब ये साइकिल रिपीट करो ना, आप ना अगर वॉर्स की साइकिल देख रहे हैं ना, जस्ट ऐड 14 ईयर्स, क्योंकि 108 का आधा उसका माइनर देखना है, वो 54 ईयर्स, देन यू वांट टू डू 28 ईयर्स, देन यू गोइंग टू गो 14 ईयर्स। माइनर, बिल्कुल माइनर वॉर देखने, अटैक्स देखने छोटे मोटे, 7 ईयर्स। इट्स ए टेबल ऑफ 7। उसका मेजर 108 है। हमने एक मेजर साइकिल पूरा करा है, हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, ऑलरेडी चालू हो चुका है, हमको नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी हम अपने घर में सेफ हैं। रशिया उधर यूक्रेन के साथ कर रहा है, इजराइल स्टार्टेड है। नाउ वी शुड लुक वेरी ईगरली टुवर्ड्स चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, बिकॉज नेक्स्ट वो लोग चालू करने वाले हैं आपस में अपने रीजन्स में। लाइक नॉर्थ कोरिया विल गो टू साउथ कोरिया एंड चाइना विल अगेन गो टू ताइवान एंड ऑल द अदर कंट्रीज। हमें नेक्स्ट वहाँ देखना है, और इसी तरीके से ना उसका जो स्केल है वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अभी जो स्केल है ना, वो आप देखो कि 2 ऐसे कंट्रीज के में युद्ध हो रहा है
जो दोनों, एक तरफ एक्सट्रीमली हाई पावर्ड मिलिट्री है, दूसरी तरफ यूक्रेन है, एक तरफ इजरायली फोर्सेस हैं, दूसरी तरफ गाजा है. इट्स ऑलवेज डेविड एंड गोलियथ, अंडरडॉग एंड लाइक चैंपियन. और अभी ना इजराइल को वे आउट नहीं मिलेगा. इजराइल को जो लग रहा है ना कि मेरे को वे आउट मिल जाएगा, विल एंड इट, और मैं 10 दिन में, लाइक रशिया ने स्टार्टिंग में कहा था मेरे को 10 दिन में. सारा मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट हो गया ना इसराइल के खिलाफ. अब जो है ना इजराइल को वे आउट नहीं मिलना, ये भारी पड़ेगा. लेकिन इमेजिन करो कि दोनों तरफ मिलिट्री इक्वल होते हैं, उनमें से एक भी कंट्री अगर न्यूक कर देता, देन व्हाट विल हैपन? इट्स वर्ल्ड वॉर डिक्लेरेशन. न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी कहीं पे भी दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो जाएगा. एग्जैक्टली. ठीक है, तो अभी तक ना 2 ऐसी कंट्रीज लड़ रहे हैं, ये स्टार्टिंग है. ये बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट टाइम भी तो ऐसी था ना कि जर्मनी जा रहा था, पोलैंड को ऊपर अटैक किया, पोलैंड को उसने एक दिन में खत्म कर दिया. क्योंकि दूसरी तरफ आर्मी थी ही नहीं. अब यही तो अभी हो रहा है ना स्टार्टिंग में. लेकिन कोई ना कोई तो खड़ा होगा ना वापस यूएस में या अमेरिका में, जो बोलेगा कि लास्ट टाइम भी ऐसे ही आए थे, ब्रिटेन लड़ रहा था और ब्रिटेन ने बोला कि यूएस आर्मी चाहिए नहीं तो हम आ जाएंगे, हम तो पूरी जान लगा चुके हैं. डनकर्क का बैटल जब चल रहा था, विंस्टन चर्चिल को पीएम बनाया गया और बोला गया कि आप ना मुसोलिनी से बात करो कि हिटलर हमारे कुछ पोर्शंस छोड़ दे, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, हम लोग संधि करते हैं. वो बंदा पैदा हुआ शनि 5, ठीक है, शनि 5 अक्खड़ बुद्धि कि मरना मंजूर है, झुकेंगे नहीं. वो बंदा बोलता नहीं, वी विल फाइट. और वो बंदा ना डनकर्क के लिए उसने ऑपरेशन डायनामो लॉन्च किया. कर्नल बर्टी थे, चर्चिल को जानते थे. वो बर्टी को रात को 2 बजे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि एक काम करो, जितनी भी शिप्स हैं ना, जितनी भी बोट्स हैं पूरे ब्रिटेन में, सबको इकट्ठी कर लो, हम सब फ्रांस जाएंगे और वहाँ से जितने भी सोल्जर्स हैं ना सबको वापस लेकर आएंगे. एक ऐसा पागलपन वाला मिशन, और उसके लिए एक टीम कुर्बान की गई कि आप जो जर्मन रेजिस्टेंस उनको रोक के रखिए ताकि हम आपको दूसरी टीम्स को रेस्क्यू कर सकें. अगर वो 90% फोर्सेस ब्रिटेन की डनकर्क के पोर्ट पे थी, अगर वहाँ पर वो मर जाते ना तो आज ब्रिटेन नहीं होता. लेकिन वो हिम्मत करी उस बंदे ने जिसने बोला कि नहीं मैं झुकूंगा नहीं. और उसके बाद से जो राइज चालू हुआ है ना ब्रिटेन का, उसके बाद से जो स्टैंड अगेंस्ट दी जर्मनी, अभी तो 1 साइडेड हो रहा है, ठीक है, अभी 2 साइडेड होगा ना जब, देन यू विल सी द प्रॉब्लम्स विल अराइज. अच्छा, 1 साइडेड लास्ट टाइम में कौन जीता था? 1 साइडेड लास्ट टाइम में किसी को लगता था जर्मनी को कोई हरा पाएगा? नहीं, जर्मनी अकेले ही, यूरोपियन, आज तो सारी यूरोपियन यूनियन में भाई भाई हैं, लेकिन एक टाइम में जर्मनी अकेले सबको पछाड़ रही थी. जर्मनी को हराना किसी को मुमकिन लगता ही नहीं था. जैसे आज की डेट में आपको रशिया नहीं लग रहा कि रशिया को कोई हरा सकता है, आपको नहीं लग रहा कि इजराइल को गाजा हरा सकता है. बट लास्ट टाइम भी तो ऐसे ही था कि किसी एक को तो हारना है, और उसको हारना है जो ज़्यादा ताकतवर है, बिकॉज अंडरडॉग हैज़ टू टेक ओवर, बिकॉज ये चेंज ऑफ पावर है. चक्र जब घूमता है ना तो जो ताकतवर होता है ना, उसको जो शक्ति का घमंड होता है वो वापस आके, इजराइल एक टाइम पे जर्मनी के भी साथ भी ऐसे ही था, उसको लगता था मेरे को कोई हरा ही नहीं सकता. बैटल ऑफ स्टालिनग्राड लड़ने की जरूरत नहीं थी. पता है वो स्टालिनग्राड पे हमला इसलिए करा, he has a son in third house who जोसेफ स्टालिन. आपने किसी की इज्जत पे हमला कर दिया. वो हिटलर को लगता था कि मैं स्टालिनग्राड का रहूँगा ना तब मेरे को मज़ा आएगा इसको बेइज्जत करने के लिए. बैटल ऑफ स्टालिनग्राड ही उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान कारण बना, और सबसे पहली बार वो वहीं पे हारे, क्योंकि उसको जैसी हमला वहाँ पे हुआ ना स्टालिनग्राड में, उसके बाद से स्टालिन जागा कि नहीं यहाँ पे तो मैं ज़रूर हराऊँगा. तो आप जब हिस्ट्री देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या रेट्रोस्पेक्ट में है, क्या होने वाला है, देन यू रियलाइज कि ये जो ईगो है ना कि मेरे पास बहुत ताकत है, ये मारेगा. एंड इट इज़ नथिंग टू डू विद मी फेवरिंग इजराइल और पैलेस्टीन और रशिया, और इट्स द साइकिल यू नीड टू वॉच. हाउ डू यू थिंक अ कंप्लीटली डेड, खत्म हुआ गाजा कैसे लड़ाई कैसे करेगा वो उन पे? अच्छा एक बात बताओ, अब गाजा का चार्ट भी बन सकता है, इतना सा तो वो है 40 स्क्वायर किलोमीटर, कितना न जाने. ठीक है, तो
चार्ट तो एक आदमी का भी बनता है, आदमी तो उससे भी कम है, मैं ना मरने के बाद 20 ग्राम मिट्टी का शरीर तो है, तो चार्ट तो आदमी का भी बनता है। तो गाजा तो इतना बड़ा लैंड है, और आपने ना चार्ट नहीं भी बनाना, डोंट मेक चार्ट्स, जस्ट लुक एट द मेजर प्लैनेट्स, प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या कर रहे हैं, कौन सी डिग्री पे जा रहे हैं, किसको इफेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद देखना है कि क्या लास्ट टाइम इस रीजन में 108 साल पहले क्या इस रीजन के अंदर कौन सा डेफिसिट हुआ था, कौन सा मेजर चेंज हुआ था। ओके क्या यहाँ पे इजराइल जीतने वाला है, क्या इजराइल इतना पावरफुल है, क्या उसकी दशा इतनी पावरफुल चल रही है कि वो टेक ओवर कर सकता है? नहीं। तो अगर नहीं चल रही एंड यू आर इन ए वॉर, इट मीन्स यू हैव नॉट कंसल्टेड द राइट पर्सन। आप आर्मी कमांडर को आपने कंसल्ट किया, आपको पता है वर्ल्ड वॉर के अंदर भी एस्ट्रोलॉजर्स थे, ब्रिटेन हायर्ड एस्ट्रोलॉजर्स इन वर्ल्ड वॉर 2 and they were actually helping out, they were also playing the role of spies. Very few people know about this, कि जो लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ लड़ने से होता है, अगर लड़ने से होता ना तो ब्रिटेन जीत जाता बिना उसके। They were casting charts, they were doing the muhurtas, they were saying okay, you can't go on this day because the tide is high and the problem is with the moon is not in a very stable position. So the D-Day attack, that was delayed 2 times, one time because of weather and also the Jyotish. The second time also they decided कि we will go on this, but the Jyotish didn't agree. It never came into picture. क्या बात कर रहे हो आप? See, that's what I'm telling you. There is lot of things which people are not aware of. बट कोई बोलेगा यार ये थोड़ी होगा, इतने बड़े ऑपरेशन के अंदर ज्योतिष ही सब कुछ चला रहे हैं, और लोग बोलेंगे ये तो मतलब it's the advisory. ओके ठीक है, हमेशा एडवाइस देते हैं, लाइक आप कभी भी कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं ना, हमेशा उसमें एडवाइस ली जाती है कि वेदर द प्लान्स आर अलाइनिंग और नॉट, और अलाइन नहीं कर रहे हैं तो उस दिन पे वो काम मत कीजिए। मुहूर्त इज इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर लॉन्च किए गए, सो व्हाट आई हैव डन इज I've made the list of these events. किस दिन कराए? From the day that they hired an astrologer, and after that suddenly what changed in them? How they planned their operations. Even in politics, I mean, there is a very gray area कि इस CM को नहीं बनाना क्योंकि इसका ना ये Saturn यहाँ पर है, and I'm telling you this from very confidential source, कि इनका ये प्लांट यहाँ पर है, इनको नहीं बनाना इस दशा में। They do consult. तो in a nutshell, चलो before we end this part of our discussion, USA के मानते हैं कि ज्येष्ठा लग्न सन एंड अर्द्रा कंट्री डॉन बन के रहती है, बहुत टाइम से डॉन रही है। क्या हमारे प्रसिद्ध डोनाल्ड ट्रंप फिर वापस आएंगे वहाँ पे? 2024 January onwards, he should see a big change in his personality as well. He's going to get calmer. He's going to get more prominence. But I'm waiting for it. I'm because विवेक रामास्वामी भी आ गया है, वो भी बहुत, आपने देखा विवेक रामास्वामी? But I've never seen his chart. Okay. I've not seen his chart. But Donald Trump again, I love Donald Trump by the way. मेरे को बहुत पसंद है. I've read all his books. I did not know politics से पहले घर पे किताब रख लेती थी because of his real estate fortunes that he made. Real estate, you said? Yeah. Mars in Magha. That's his nakshatra, right? You know how many times he declared bankruptcy in that Mahadasha? Several times. 8 times. Yeah, he's been bankrupt multiple times. But उन्होंने प्रोजेक्ट भी $500 मिलियन की बिल्डिंग खड़ी करी है। मतलब मैं किताब पढ़ता हूँ 2008-11 में, उस टाइम में बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर एक इतनी बड़ी इमारत होनी चाहिए, एंड ही जस्ट एग्जीक्यूट्स दीज लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट्स, सिटीजन बोर्ड्स को मना के, मेयर के डिपार्टमेंट को मना के, जो अड़चने डाल रहे हैं उन्हें मना के। मतलब आप ऐसा बंदा पॉलिटिक्स में सही हो कि इतनी बड़ी इमारत खड़ी करना आसान काम नहीं होता। I mean, the person who can make the Israel and Saudi sign a pact, it was impossible before him. किसी ने सोचा था कि ये बंदा इजराइल को पीस मेकर्स पे साइन करवा देगा सारे अफगान वोट से। Nobody could have done it. That is because he has such a powerful chart. He is born on a grain.
Sun Rahu in 10th and Moon Ketu in 4th and he's got a Mars in Lagna. And वो बंदे का चार्ट का प्रोग्रेशन अगर आप देखोगे दशा वाइज, यू विल रियलाइज कि he is one of those people who will be remembered every time, at least by our generations who have seen him working. जो बंदा clear decisions लेता है, and the way he articulates so clearly about his thought process. He speaks the language of the people. Simple बातें करता, कोई यहाँ वहाँ ये सब बातें नहीं. He speaks exactly what people want to hear. हाँ. So you have to match what's the chart of USA is, and whether he is in align with that dasha Donald Trump. ज्येष्ठ लग्न, ज्येष्ठ मून तो है ही वो. Yes. And if that matches, he is going to the PM again, president again. I see. Biden में कोई नहीं match कर, like I think. You see the chart of Biden, he has a 6th house moon. And I also have a 6th house moon. I feel disgusted now. And he is known for conflicts because he is a Dui Prakash Yoga happening in his chart. You see, the day he has become the president, wherever the US was, it has felt humiliated. Like it was in Afghanistan. Then the withdrawal of the forces were done in a very unusual manner. वो खुद ही इतना, उसकी जो footage आती है, he himself is humiliated, जो हरकतें कर रहा होता है, not present mentally. उसके बाद आप देखिए कि what they did in Ukraine. हाँ. कि now they're trying to do the same thing with Iran. अभी क्या होगा कि वो ईरान को भी provoke करके some other countries, basically Israel is going to take that punch. Because he's constantly provoking Israel. And I'm telling you, I've been to Iran. It's such a beautiful country, very hospitable people. But if you provoke someone कि like why Russia is fighting, अगर आप किसी के बराबर में military base बनाओगे, NATO वाला बनाते रहोगे बार, then something is going to actually happen. So it's actually provoking because that's what is in his chart is. While Donald Trump was more over like business, कि how can we increase business? He was heavy on China, that China should not make money from us. Or Mikhail said that is why, you know, that he lot of people got China. offended. A lot of people got offended because of it. It is only in retrospect हम देखते हैं कि people in the world need tough leaders with tough charts, basically. Yes. क्या कहते हैं, India and USA, are they going to be friends? Are they going to be क्या Can we say proudly कि इंडिया और यूएस से ही अगली सुपर पावर्स बनेंगे या फिर कोई और कंट्री हम वेट कर रहे हैं? The dasha India is going through, India will not have friends. नहीं? India is not going to have friends. हम अकेले खेलेंगे. विनम्र इमेजिन करो कि आपका ना मार्स लगन में आ जाए. हाँ, मेरा नाम अमित शाह तो है नहीं. हाँ, आपका मार्स लगन में आ जाए और आपके सेकंड हाउस में बाकी सारे प्लांट्स चले जाएं. सेकंड हाउस इज फॉर your relations, wealth, the way you speak, your resources. आपको जब पता है कि मैं अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आपको लगता है कि आप किसी के साथ ज़्यादा दोस्ती रखोगे. मार्स का एटीट्यूड कैसा है? मार्स कैसा है? मार्स वो प्लानट है जो सुबह उठता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, आप कोई आ जाए ज़रा. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे आपने जो ना लड़ने के लिए दे आर जस्ट ऑन द एज, तैयार रहते हैं कि तू मेरे को इशारा तो दे, मैं तो बैठा हूँ. हाँ, एग्जैक्टली. सो इंडिया इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम विद मेनी कंट्रीज राइट नाउ, कि दे आर नॉट टेकिंग एनी रॉन्ग थिंग फ्रॉम एनीवन. वो चाइना कुछ करता है तो दे रिप्लाई बैक, नेक्स्ट डे आपको रिप्लाई मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था. बिकॉज अब क्या ना, दशा संधि आने वाली है. जब दशा संधि आती है और मार्स पे कवर कर जाएगा तो मार्स इंडिया को उस फॉर्म में लेके जाएगा जहाँ पे इंडियंस ने सुनना नहीं है किसी का. तो दोस्ती इस दशा में तो पॉसिबल नहीं है. वेदर somebody will be submissive to us, मेरे को नहीं लगता US will be submissive to us, because ये वो दशा है जहाँ पर हमारी इंडिविजुअलिटी बहुत मैटर करेगी. That's a good thing for all the Indians listening जो हमेशा. और वैसे भी जब आपके पास पैसा आ जाता है ना, और तो आपका सुनने का कैपेबिलिटी कम हो जाता है. हाँ, सही बात है. वही जो हम बात कर रहे थे, आपके ऑफिस में बैठिए, जो कॉम्पिटेंट होता है बंदा, उसको बड़ा इरिटेटिंग लगता है नॉन कॉम्पिटेंट आदमी. यू कांट से द सेम फॉर द वेल्दी, बट सर्टनली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ना कि यार वन क्रिटिसिज्म पीपल हैव ऑफ द वेल्दी इसकी, ये बोलते हैं ओहो इफ यू डोंट हैव मनी जस्ट वर्क हार्ड. वो बोलते हैं, तो फिर जो लोग पे नहीं होता बोलते हैं इतना आसान नहीं होता है.
बट जनरली व्हेन यू हैव वेल्थ दैट मोस्ट लोगों का एटीट्यूड ऐसे हो जाता है कि ये करो हो गया, बिकॉज आपने वो जर्नी देख ली है। हाँ, और आपने जब तक वो जर्नी जब आप नहीं देखते ना, जब तक आपने खुद नहीं एक्सपीरियंस किया होता, आपको समझ नहीं आता ये बंदा क्यों नहीं कर रहा। और पता है जनरली आप उसको समझा भी दोगे ना कि देख ये बिजनेस इस तरीके से चल जाएगा, नहीं आता समझ में, क्योंकि आप उस स्टेट में नहीं होते कि आप एडवाइस ले सको। तो इंडिया का ना वो स्टेट नहीं है अभी सुनने का। अभी अपनी करने का, अपनी दादागिरी जमाने का वक्त भी हो गया है ना बहुत समय से ही। लाइक इमेजिन बीइंग थर्ड और फोर्थ एंड बीइंग पिक्ड फॉर समथिंग बिग इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई या कोई भी, जैसे मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन हमने G20 होस्ट करा है, हमें कौन करने दे रहा था कभी G20 होस्ट। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, जब आपके पास आप ब्रेड बास्केट बनने वाले हो ना दुनिया के, आप कंट्रोल कर सकते हो, तब आपसे कोई फालतू बात करेगा नहीं। आप सबका खाना बेच रहे हो, खाना बंद कर देंगे। तो लैंड रिफॉर्म्स आएंगे, गेट रेडी फॉर इट। सरकार ऐसे नहीं तो वैसे। गुड। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अब जो भी होने वाला है टेक इट इन योर स्ट्राइड आई गेस। आप और कुछ कर भी नहीं सकते हो। एब्सोल्युटली, इट्स नॉट अ बैड टाइम पीरियड, इट्स जस्ट इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन यू एवरीवन हैज। लाइक जैसे शुक्र आया तो उसने लिबरलाइजेशन दिया, आप सब तैयार थे ना उसके लिए, वो हुआ तो सबको फ़ायदा हुआ। स्टार्टिंग में हो सकता है किसी किसी को अच्छा नहीं लगा, लाइक बहुत सारी जो इंडियन कंपनीज थी उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको लगा ये फॉरेन प्रोडक्ट्स क्यों आ रहे हैं। इवेंचुअली आपने अपना स्टेटस रेज किया और आपने बोला हम भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कंपीट बना दिए। नाउ लुक एट द काइंड ऑफ कैफेज, फूड, इंडियन प्रोडक्ट्स, लाइक जो भी हम यूज कर रहे हैं। लुक एट द कार्स ना, कि आप सब चीज़ इंपोर्ट कर, सारी कार्स इंपोर्ट कर रहे थे और क्वालिटी नहीं थी कार का यहाँ पे। टाटा, नाउ यू सी टाटा, नाउ यू सी महिंद्रा, नाउ यू सी एनी इंडियन ब्रांड। और आप किया पिकअप नहीं करोगे, एक बार आप टाटा चला लोगे ना, यू विल नॉट पिकअप किया, बिकॉज टाटा का डोर का एक वजन जो है ना, एक डोर, उसमें पूरी किया के कार लगते हैं। दैट इज दैट हेवी काइंड ऑफ मटेरियल दे आर यूजिंग, इट्स अ 5-star रेटिंग कार। तो आप किसी बाहर और प्रोडक्ट पे नहीं जाओगे। सो व्हेन यू आर ऑन दैट लेवल कि आपने वर्ल्ड क्लास बनना है, India is the next place to be in. If you want to make money, India is the place to be. जो लोग बाहर जा रहे थे फिर वो वापस आ जाएं। मैं एटलीस्ट मैं बहुत सारे लोगों का रिवर्स माइग्रेशन देख रहा हूँ। हाँ, मेरे को नहीं पता आपके ग्रुप में, सर्कल के अंदर कितने लोगों का रिवर्स माइग्रेशन, सभी रिवर्स माइग्रेटेड हो चुके हैं, चल रहा है या होने वाला है, बिकॉज उनका एक कॉमन सा सेंटेंस है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। अरे आप यूके वाले लोगों से पूछो, जो मैं अभी किसी इवेंट पे गया था, स्नीकर के इवेंट पे दिल्ली में, बोल रहे थे ब्रो वहाँ पे ना फलाना था, बट मैं तो यार यहाँ पे आ गया, यहीं कुछ है। वहाँ मतलब बंदों को और जॉब्स करनी पड़ रही हैं जस्ट टू पे रेंट। यस, लाइक दे डोंट इवन हैव अ स्टेबल लाइक प्रेडिक्टेबल प्रोफेशन दैट दे कैन लीनियरली एक्सपेक्ट एन इंक्रीमेंट इनकम। वो है ही नहीं कुछ। कभी मैं बावर्ची हूँ, कभी मैं कैमरामैन हूँ, ऐसा चल रहा है। कनाडा इज द सेम, कि लोग यहाँ से जा रहे हैं कनाडा, एंड उनका जो प्रॉब्लम्स है वो वहाँ जाके समझ में आता है कि लाइक मैं almost half of the family is in Canada right now, and the reason I chose Dehradun is because I knew कि India is the place to be in. So they are also about to come back. Good. The reason is there is no growth. आप क्या करोगे वहाँ पे आके, जहाँ पे गवर्नमेंट का इतना पॉलिसीज है, the green policy, the green tax and this thing, you can't set up industry. Because there is no more room for, अब पैसा और कहाँ बनेगा, तो फिर तो वो और रेगुलेशन लाते रहेंगे कि इससे अब इसका भी पैसा दो, इसका भी पैसा दो, इसका, बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली। ठीक है दीपांशु जी, सो ये आपका एनालिसिस था, प्रेडिक्शन ऑफ मोदी, राहुल, योगी, देश के चार्ट्स 2024 के। ऑब्वियसली लोग इस एपिसोड को देख सकते हैं, आपके चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लूनर एस्ट्रो, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर ऑफिस। बहुत मज़ा आया। थैंक यू।